नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं यूएस इलेक्शन के बारे में। यूएस में इस समय इलेक्शन चल भी रहा है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। और इस इलेक्शन के बारे में हम सिंपल सी प्रोसेस जानेंगे कि भाई कैसे वहाँ पे इलेक्शन होता है। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे, बहुत डीप हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने के पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एथिक्स और इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे यूएस इलेक्शन के बारे में। हम शुरुआत से पढ़ेंगे कि संविधान में इस विषय में कहाँ लिखा हुआ है, और इसके बाद चुनाव की तारीख जो होती है, उसकी डेट होती है, क्या होती है, और चुनाव किसका होता है। फिर हम जानेंगे कि भाई क्या योग्यता है राष्ट्रपति बनने के लिए, और शुरुआत कहाँ से होती है इलेक्शन की। और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे प्राइमरीज़ हैं, कोकस हैं, पीएन कन्वेंशन यानी प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन है। इसके बाद कुछ स्टेट्स के प्रकार हैं, जैसे भाई रेड स्टेट है, ब्लू स्टेट है, पर्पल स्टेट्स हैं, इस प्रकार से कुछ स्टेट्स हैं। और उसके बाद इलेक्शन डे है, इलेक्शन डे में क्या होता है। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट है WTA, विनर टेक ऑल। इसमें क्या होता है और इसमें उसके बाद काउंटिंग होती है, फिर शपथ ग्रहण होता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 2 में यूएस में प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद है संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव की व्यवस्था की गई है। इसीलिए ये इलेक्शन इनडायरेक्ट है। वोटर्स और राष्ट्रपति उम्मीदवार के बीच में निर्वाचक मंडल के मेंबर्स मध्यस्थ होते हैं। इसीलिए ये जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है। बेसिकली निर्वाचक मंडल जो होता है, इसके मेंबर्स हर राज्य के हर ज़िले में हर पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उतारती है, जो राष्ट्रपति और वोटर्स के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वोटर्स बेसिकली इन निर्वाचक मंडल के मेंबर्स को वोट देते हैं। इनकी संख्या 538 होती है, और ये बाद में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। ये हर पार्टी के अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में हर सीट पर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, इसी प्रकार से यहाँ पे निर्वाचक मंडल मध्यस्थ होते हैं, और ये वोटर्स और राष्ट्रपति के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इनकी संख्या 538 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। भारत में भी ऐसे होता है। प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए हम MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, ना कि PM को, ठीक है। बाद में जो MPs हैं ये वोट देते हैं PM को, ठीक है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद है चुनाव की तारीख, डेट। इसमें महीना फिक्स होता है, यानी नवंबर में इलेक्शन होते हैं, लेकिन डेट फिक्स नहीं होती है। डेट क्या होती है? ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। नवंबर में पड़ने वाला फर्स्ट मंडे के बाद जो भी मंगलवार आएगा उसमें ये इलेक्शन हो जाएगा, और 3 नवंबर को होगा। तो उस पर 4 डेट्स हैं: 3 नवंबर, 14 दिसंबर, 6 जनवरी और 20 जनवरी। 3 नवंबर को वोटर्स निर्वाचक मंडल के मेंबर्स को वोट देंगे। 14 दिसंबर को निर्वाचक मंडल के मेंबर्स राष्ट्रपति को वोट देंगे, राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उसको वोट देंगे। और 6 जनवरी को वोट्स की काउंटिंग होगी, और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा। तो ये 4 डेट्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं 3 नवंबर के बारे में। चुनाव किसका होना है? यूएस में राज्य केंद्र हैं, जैसे भारत में है। केंद्र में विधायिका है यानी कांग्रेस, जैसे भारत में संसद है, इसी प्रकार से वहाँ पे कांग्रेस है। कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कांग्रेस है इसके 2 पार्ट हैं: HOR यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये भारत में लोकसभा के समान होता है। दूसरा है सीनेट, ये भारत में जो आपका राज्यसभा है उसके समान होता है। HOR की बात की जाए, इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। हर 2 साल में इसके इलेक्शन होते हैं। इसकी सीट होती है 435, जो कि राज्य की आबादी के अकॉर्डिंग इसके जो सीट्स का बंटवारा होता है। जैसे अलास्का की बात की जाए तो अलास्का की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। उसके बाद भी वहाँ पे मात्र 1 सीट है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। और उसके बाद बात करें सीनेट की, तो सीनेट में का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे हर 2 वर्ष में 1/3 यानी 1/3 सीट्स का इलेक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद है इसकी संख्या, जो उसकी सीट्स हैं वो होती हैं 100। 50 राज्य है, तो 50 राज्य को 2 सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद है कार्यपालिका।
तो कार्यपालिका जो है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं। इनका इलेक्शन हर 4 साल में होता है, अभी भी हो रहा है वर्तमान में। और चूँकि मैंने कहा आपसे कि निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, तो और अभी मैंने कहा भी था आपसे कि निर्वाचक मंडल में 538 मेंबर होते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि 538 मेंबर कैसे होते हैं। देखिए, निर्वाचक मंडल में उतने ही मेंबर होंगे जितने HOR और सीनेट को मिलाकर होंगे। कैसे? HOR में 435 मेंबर हैं और सीनेट में 100, इस प्रकार से 535, लेकिन यहाँ 538 हैं, 3 कम हो रहे हैं। तो देखिए, एक वाशिंगटन DC आपने नाम सुना होगा, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये किसी भी राज्य में नहीं आता। इसकी 3 सीट्स अलग से काउंट होती हैं, राइट। तो ये किसी भी राज्य में नहीं आता, इसकी 3 सीट अलग से काउंट होती हैं। तो इस प्रकार से 435 + 100 और ये 3, इस प्रकार से 538। तो HOR, सीनेट और वाशिंगटन DC की सीट को मिलाकर जितनी सीट होंगी उतनी ही सीट निर्वाचक मंडल में होंगी, ठीक है। अब इसमें जो राज्य हैं इनमें सीट कैसे काउंट होती है, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, राज्यों में निर्वाचक मंडल में उतने ही मेंबर होंगे जितने उसके HOR व सीनेट में होंगे। अभी समझा हमने, अभी हमने पूरा 50 राज्यों के हिसाब से समझा था। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं राज्यों का। जैसे एग्जाम्पल है, कैलिफोर्निया में कितनी सीट है? 55 सीट्स है। तो 55 कैसे हैं? तो 55 में 53 HOR की है और 2 सीनेट की है। टेक्सास में 38 सीट्स हैं, उसमें 36 HOR की है और 2 सीनेट की। इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन था कि भाई 3 नवंबर को किसका इलेक्शन होना है? आंसर है HOR यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। HOR की 435 सीट पे इलेक्शन होगा, सीनेट की 33 सीट पे इलेक्शन होगा। चूँकि सीनेट में 100 सीट हैं और हर 2 साल में 1/3 सीट्स का इलेक्शन होता है, इसलिए 33 सीट्स का इलेक्शन होगा। HOR में 435 और राष्ट्रपति उपराष्ट्र का 538। यानी जब वोटर्स 3 नवंबर को वोट देने जाएंगे तो उनको एक साथ 3 वोट देने हैं। पहला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, दूसरा HOR को और तीसरा सीनेट को। यानी एक साथ ही सभी इलेक्शन वहाँ पे हो जाते हैं। भारत में भी ऐसा प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है उसमें। चलिए अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति पद की योग्यता है उसकी बात करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति योग्यता की बात की जाए इसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लें वहाँ के US के बारे में। देखिए, जैसे भारत में 2 पार्टियाँ होती हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे भी 2 मुख्य पार्टियाँ, बाकी पार्टी तो और भी वहाँ पे, लेकिन मुख्य पार्टियाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है। तो इन दोनों का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे, उनमें इलेक्शन होना है। और अगर बात की जाए तो कौन कौन पार्टियाँ में कौन कौन से उम्मीदवार हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन, उनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन है, और उसमें उपराष्ट्रपति पद के जो दावेदार हैं वो है कमला हैरिस। और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की बात की जाए तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और माइक पेंस जो है उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। तो इन दोनों पार्टी का जो आप बिल्कुल आमना सामना है। और बेसिकली आपको पता हो गया होगा कि 3 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और उसमें जो बाइडेन और कमला हैरिस ये लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि इनको वोट्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं और ये आगे जाके 20 जनवरी को शपथ ले लेंगे। अब देखिए, इसमें आगे चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे योग्यता पे। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता जो होती है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का दावेदार होता है उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष तो होना चाहिए। उसका जन्म अमेरिका में तो हुआ हो, साथ ही साथ वो 14 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो। और राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीट्स, अभी मैंने कहा आपसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है और निर्वाचक मंडल में 538 सीट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 538 को डिवाइड किया 2 से और 269 आया, और 269 में +1 किया तो 270 आया, और इसे कोटा कहते हैं। यानी इलेक्शन जीतने के लिए जितनी सीट आवश्यक हैं उसे कोटा कहते हैं। भारत में भी कोटा कहते हैं। तो इस प्रकार से US इलेक्शन में कोटा 270 का है, यानी जिस पार्टी के मेंबर्स 270+ सीट ले आए उसी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति बन जाएगा और उपराष्ट्रपति उसी पार्टी का बन जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही पार्टी से होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए, इसके बाद है US इलेक्शन प्रोसेस। देखिए,
यूएस इलेक्शन की जो प्रोसेस है, जिस वर्ष इलेक्शन होना है उससे 1 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस बार 2020 में इलेक्शन होना था, तो 2019 के मार्च, अप्रैल, मई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। भाई होता क्या है कि जिन लोगों को राष्ट्रपति बनना है, वह अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि, और इनकी संख्या 15 से 20 के आसपास होती है। हर पार्टी में से, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है और ग्रीन पार्टी है, हर पार्टी में से 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भाई हमको राष्ट्रपति बनना है। तो ऐसे 4 से 5 लोग होते हैं। फिर इनकी छटनी होती है कि भाई 4 से 5 लोगों में से कौन बेस्ट है जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन और कमला हैरिस, इनको चुना गया है, तो छटनी हुई होगी। भाई 5-6 लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की होगी कि हमको राष्ट्रपति बनना है, तो उनको फिर उनमें से फिर वोटिंग हुई होगी कि भाई इनमें से जो बाइडेन और कमला हैरिस बेस्ट है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस प्रकार तो ये जो छटनी है, ये जो प्रोसेस है 5 में से 1 को चुनने की, ये प्रोसेस प्राइमरीज, कोकस और पीएन कन्वेंशन के माध्यम से पूरी होती है। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन के माध्यम से। बेसिकली पीएन कन्वेंशन में ही इसका निर्णय होता है। इसमें हर राज्य के, हर ज़िले के डेलीगेट्स आते हैं और ये हर पार्टी का अलग अलग होता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का अलग होगा, रिपब्लिकन पार्टी का अलग होगा, ग्रीन पार्टी का अलग होगा। और इसमें उनकी पार्टी के हर राज्य के हर ज़िले में से डेलीगेट्स आते हैं जो पीएन कन्वेंशन में आते हैं। वहाँ वोटिंग होती है 5 प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनने के लिए। अब पीएन कन्वेंशन में कौन कौन से डेलीगेट्स किस राज्य के किस ज़िले में से आएंगे, इसका निर्णय जो होता है वो प्राइमरीज और कोकस के माध्यम से होता है। यानी प्राइमरीज और कोकस में सभी राज्यों व उनके ज़िले में से अलग अलग पार्टी की तरफ से कौन कौन से डेलीगेट्स पीएन कन्वेंशन में राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने जाएंगे, इसका निर्णय होता है। अब यदि इसका निर्णय डेलीगेट्स कौन जाएंगे पार्टी स्वयं करती है तो उसे कोकस कहते हैं, और यदि इसका निर्णय राज्य करता है यानी राज्य प्रशासन करता है तो उसे प्राइमरीज कहते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये पूरी 1 साल की होती है। यानी इस साल की बात की जाए तो ये 2019 के जून से स्टार्ट हो चुकी थी और वर्तमान के 2020 के जून में समाप्त हुई है। ठीक है। इस प्रकार से ये निर्णय जून में ये निर्णय हो जाता है कि भाई पीएन कन्वेंशन में कौन जाने वाला है। उसके बाद फिर जुलाई से सितंबर तक ये पीएन कन्वेंशन चलता रहता है। ठीक है। अब पीएन कन्वेंशन में बेसिकली होता क्या है, जैसे एग्जांपल ले रिपब्लिकन पार्टी का, तो यहाँ 50 राज्यों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स यहाँ पे आते हैं, भाषण होते हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भाषण देते हैं। उसके बाद वोटिंग होती है। जो डेलीगेट्स आए हैं वो प्रत्याशियों को, अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देते हैं। उसके बाद किसी एक को चुना जाता है, जो जीत जाता है उसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। ये बात क्लियर है। तो ये जो घोषणा होती है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की, उस सितंबर में होती है। राइट भाई, मार्च, अप्रैल, मई में लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की। उसके बाद 2019 के जून से 2020 के जून तक इसका निर्णय किया गया कि भाई पीएन कन्वेंशन में कौन जाएगा। फिर जुलाई से सितंबर में पीएन कन्वेंशन हुआ और पीएन कन्वेंशन में ये निर्णय किया गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। फिर सितंबर में उसकी घोषणा हो गई। अब सितंबर में घोषणा हुई है और नवंबर में इलेक्शन है, तो आपके पास अक्टूबर का महीना है। तो अक्टूबर के महीने में आपको पूरा जोर लगाना है, कैंपेनिंग करनी है, प्रचार प्रसार करना है और डिबेट करनी है। यहाँ पे डिबेट का अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। ठीक है। अब घोषणा हो चुकी है, अब बात करते हैं चुनाव प्रचार प्रसार की और डिबेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं डिबेट की। देखिए, जो राष्ट्रपति पद के दावेदार होते हैं, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार होते हैं, वो आपस में डिबेट करते हैं। ठीक है। तो उसमें अब देखिए, इसमें जो डिबेट होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने 1987 में एक एनजीओ बनाया था जिसका नाम था कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट। तो यही एनजीओ डिबेट करवाता है। राष्ट्रपति पद के लिए 3 डिबेट होती हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए मात्र 1 डिबेट होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से डिबेट होती है और डिबेट के पहले एक सर्वे होता है और डिबेट के बाद में एक सर्वे होता है। इसके अकॉर्डिंग फिर तय होता है कि कौन जीता व कौन हारा। और इस डिबेट में जो जीत जाता है तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि भाई जनता किसे पसंद कर रही है, तो कौन इलेक्शन जीतने वाला है, इससे काफ़ी हो जाता है। अब चुनाव प्रचार, इसके बाद आता है कैंपेनिंग।
चुनाव प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार कहाँ होगा, इसके लिए राज्य की कैटेगरी बनी हुई है। यूएस में राज्य 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला है रेड, ब्लू, पर्पल। रेड स्टेट वो होते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ हैं, यानी रेड स्टेट से रिपब्लिकन पार्टी कभी नहीं हार सकती, इनका क्षेत्र होता है। अब आता है ब्लू स्टेट। तो ब्लू स्टेट वो होते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ होते हैं, यानी यहाँ से डेमोक्रेटिक पार्टी कभी नहीं हारने वाली। ठीक है, चलिए अब बचते हैं पर्पल स्टेट। आप समझ गए होंगे, इनका कोई पक्ष नहीं होता, ये किसी को भी वोट दे सकते हैं। इनका जो पक्ष है हर साल बदलता रहता है। ठीक है, तो इन्हें स्विंग स्टेट भी कहते हैं और इन्हें बैटल ग्राउंड भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं यहीं पे अपना जोर लगाती हैं। सभी पार्टियां यहीं पे अपना प्रचार प्रसार करती हैं, क्योंकि ये देखो, ये तो फिक्स है, ब्लू फिक्स है, रेड फिक्स है, तो पर्पल भी अपने नाम करना होता है। तो इसीलिए सारी पार्टी यहाँ जोर लगाती हैं। अगर आप स्टेट से एग्जांपल लें तो न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, इस प्रकार से ये। अब इसके बाद देखिए, अब आता है इलेक्शन डे, जो कि 3 नवंबर को है। हमने बात की थी अभी 3 नवंबर, 14 दिसंबर और 3 नवंबर को इलेक्शन डे आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे एग्जांपल है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में 3 इलेक्शन होने हैं। तो जब इलेक्शन होगा तो उसमें निर्वाचक मंडल के जो 55 मेंबर हैं उनका होगा कैलिफोर्निया में, चूँकि वहाँ 55 सीट्स हैं, और 53 जो सीट्स हैं एचओआर की, उस पर इलेक्शन होगा, और 2 सीट्स हैं सीनेट की, तो उस पर भी इलेक्शन होगा। इस प्रकार से 3 इलेक्शन होने हैं। अब इसके बाद है विनर टेक ऑल, यानी WTA। ये क्या होता है, आपने सुना होगा कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को वोट परसेंटेज कम मिलने के बाद भी वो जीत गए थे। तो वो कैसे हुआ था, यही कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, समझते हैं इसको। देखिए, टेक्सास में 38 सीट्स हैं, 36 एचओआर की है, 2 सीनेट की है। इलेक्शन हुआ तो जो रिज़ल्ट आया वो ऐसा रहा कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी को 51% वोट मिले, रिपब्लिकन पार्टी को 46% वोट मिले और ग्रीन पार्टी को 3% वोट मिले। ठीक है, अब इसका जो रूल कहता है WTA का, वो है जिस पार्टी को 50% प्लस वोट मिलेंगे उसे ही सारी सीट्स मिल जाएंगी। यानी यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी को सारी 38 सीट्स मिल जाएंगी। जिस भी पार्टी को 50% से प्लस वोट मिलते हैं उसे उस राज्य की सारी सीट्स मिल जाती हैं। समझे आप, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी को 51% सीट मिली है, वोट मिले हैं, तो उसे उस राज्य की सभी 38 सीट्स मिल गई, लेकिन वोट परसेंटेज चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर है। जैसे एग्जांपल है, 2016 में रिपब्लिकन पार्टी को 46% वोट मिले थे और डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% वोट मिले थे। उसके बाद भी रिपब्लिकन पार्टी जीती थी। क्यों? क्योंकि इसके खाते में 304 सीट आई थी और डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में 227 सीट आई थी। इस प्रकार से रिपब्लिकन पार्टी जीत गई थी। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था। इसके बाद आता है 14 दिसंबर। 3 नवंबर को वोटर्स ने निर्वाचक मंडल को वोट दिया था। उसके बाद 14 दिसंबर को निर्वाचक मंडल के मेंबर्स वोट देंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। ठीक है, और इसका भी महीना फिक्स होता है, डेट फिक्स नहीं होती है। डेट क्या होती है? मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, यानी दिसंबर में जो भी सेकेंड वेडनेसडे आएगा उसके बाद आने वाला मंडे, उसी दिन इलेक्शन होगा। 13 से 19 के बीच में डेट आती है। इसके बाद आता है काउंटिंग। 6 जनवरी 2021 को कांग्रेस यानी एचओआर और सीनेट इसकी काउंटिंग करते हैं। जो भी वोटिंग होती है इसकी काउंटिंग होती है। जो भी नए मेंबर्स जीत के आते हैं एचओआर और सीनेट के, वो उसकी काउंटिंग करते हैं। और उसके बाद 20 जनवरी को डेट फिक्स है। 20 जनवरी 2021 को जो भी जीतेगा, बेसिकली जो बाइडेन और कमला हैरिस का भी का समझ में आ रहा है, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस 20 जनवरी को 2021 को शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद आगे का जो काम स्टार्ट होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जनवरी को वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि यूएस इलेक्शन कैसे होता है, और लास्ट में जो वर्तमान में इलेक्शन हुआ है इससे कुछ रिजल्ट हमारे पास हैं। तो इस प्रकार से जो बाइडेन और कमला हैरिस जीतने वाले हैं। और 3 डेट्स आपको ध्यान रखनी है, 3 नवंबर और 14 दिसंबर, 6 जनवरी और 20 जनवरी। तो इस प्रकार से यूएस इलेक्शन हमने पढ़ा। काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, प्लीज़ आप कमेंट करें।
और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम आने वाले दिनों में एथिक्स और इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।